नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात उस फैसले की जिसे लेकर ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कनें तेज थी, जिसके डर से पिछले 3 महीनों से भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजार गिरते आ रहे थे। यानी करीब 4 साल बाद अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब यह फैसला आया तो शेयर बाजारों में गिरावट के बजाय अच्छी खासी तेजी आ गई। लेकिन क्या यह तेजी ज्यादा दिन टिकेगी? क्या अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरें हमारे आपके खर्चे पर भी असर डालेगी? इसका आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, होम लोन और बैंक डिपॉजिट पर कब और कितना असर होगा? इन सब सवालों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुनीश शकील। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि कुछ महीने पहले तक भारत की जीडीपी की ऊंचाई पर दिखने वाली रेटिंग एजेंसियां अब हमारी ग्रोथ रेट क्यों घटने लगी है और मूडीज की ताजा रिपोर्ट में कितनी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। और बात एक और रिपोर्ट की जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की नई कहानी कहती है। लेकिन इन सब से पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। दुनिया भर के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीदने के ऑफर को स्वीकार करते हुए भारत 2 मिलियन टन यानी करीब 15 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीद सकता है। यह खबर उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया था रूसी ऑफर के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने 3 मिलियन बैरल क्रूड का सौदा पहले ही कर लिया है। रूस से सस्ते क्रूड ऑयल से भारत को अपना इंपोर्ट बिल घटाने में काफ़ी मदद मिलेगी और इसका हमारे और आपके पेट्रोल बिल पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। दूसरी सुर्खी हम सबके काम की है। अक्सर आप रुपये के कटे फटे नोट्स को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार खराब नोटों को लेकर हमारी दुकानदारों से, बस कंडक्टर से या आपस में ही किसी से नोकझोंक हो जाती है। अब आरबीआई ने कहा है कि आप कोई भी कटा फटा या खराब नोट अपने नजदीकी बैंक ब्रांच लेकर जाकर वहां पे बदला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हमें पता ही था। लेकिन आरबीआई ने विज्ञापन जारी करके कहा है कि अगर कोई बैंक भी ऐसे नोट लेने से इनकार करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आप बैंक अधिकारियों को एक लिखित शिकायत दे सकते हैं। अगर 1 महीने तक बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई नोट रिफंड अमेंडमेंट रूल्स 2018 के तहत नोट बदलवाना आपका कानूनी अधिकार है। तीसरी सुर्खी जेंडर इक्वालिटी को लेकर एक अच्छी पहल है। जाने माने एफएमसीजी ब्रांड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने कहा है कि 2024 तक उसके कुल वर्कफोर्स में 50% यानी आधी महिलाएं होंगी। कंपनी ने कहा है कि वह जेंडर इक्वालिटी की दिशा में काम कर रही है और उसकी कई फैक्ट्रियों में महिलाओं की तादाद 60 से 65% तक हो गई है। यह खबर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की तादाद 20% से भी कम है। अब आते हैं आज के बड़े मुद्दे पर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के रिजर्व बैंक ने 2018 के बाद पहली बार पॉलिसी रेट यानी ब्याज दरों में 0.25% यानी 0.25% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बढ़ोतरी से कौन सा पहाड़ टूट गया, लेकिन 0.25% ब्याज का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अमेरिका में फिलहाल ब्याज दरें 0% के आसपास है। और असली बात यह है कि फेडरल रिजर्व ने इस साल के अंत तक ब्याज दरें 0.25% से 2% तक ले जाने का इरादा जताया है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। हमारे यहाँ आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ा सकता है और इसका असर हमारे आपके बैंक लोन और डिपॉजिट पर पड़ेगा। अमेरिका में हुए इस बड़े फैसले के कारणों और इसके असर को लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की। अगर आप यूएस इकोनॉमी को देखें तो 40 साल में जो उनकी इन्फ्लेशन रेट है वो इस वक्त सबसे ज्यादा है, तो उसको उनको कहीं ना कहीं टैकल करना है। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट एक ऐसा मुद्दा है कि सरकारें गिर सकती हैं उस पर। हो सकता है आजकल ऐसा भी है कि अगर जनता को नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन नहीं है तो सरकार ना भी गिरे। तो पर दिस इज वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऐसा क्यों किया गया है, और खासकर सिर्फ यूएस की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि सारी इकोनॉमीज आजकल इंटीग्रेटेड है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है
अच्छा, एक अभी जो मसला बहुत चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकते हैं और चीजों की आवाजाही पे, चाहे वो शिप्स के थ्रू हो चाहे किसी दूसरे माध्यम के थ्रू हो, उस पर असर पड़ सकता है और वो इन्फ्लेशन को ग्लोबली अफेक्ट कर सकता है, राइट। तो इसके पस मंजर में अगर आप देखें कि वो उनका एम यही है, यूएस गवर्नमेंट का, कि किसी तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, लोगों के हाथ से पैसा निकाल लिया जाए ताकि डिमांड पे असर पड़े। जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। इसके चलते उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 0.25% फेडरल फंड रेट को बढ़ा दिया जाए। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली बात ये कि इन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको 6 बार और बढ़ा सकते हैं आने वाले टाइम में। अब इंपॉर्टेंट यह है कि स्मॉल स्मॉल डोजेस में इंजेक्ट कर रहे हैं इसको, ये भी प्रिकॉशनरी है इसके लिए कि छोटे डोज देना जरूरी है कि अगर ज्यादा बढ़ा के दे देंगे इकोनॉमी पे किस तरह का असर पड़ जाए, नेगेटिव बहुत ज्यादा ना असर पड़ जाए, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए छोटे छोटे डोजेस में ये इंक्रीज करेंगे कि देखेंगे किस तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो अब इससे क्या होगा कि यूएस सिटीजन्स के लिए क्या होगा कि उनके लिए जो क्रेडिट कार्ड लोन्स लेते हैं वो लोग उस पर स्पेंड करते हैं, और जो आपके कार लोन रेट्स हैं, होम लोन रेट्स हैं, इन सब पे असर पड़ेगा। जब ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी, लोगों का उस खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम इतनी तेजी से नहीं बढ़ती और ना इतनी फ्रिक्वेंटली बढ़ती है। तो जब तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। वो किस सेंस में पड़ेगा? वो इस सेंस में पड़ेगा कि वहां पर जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे तो बहुत सारे जो एफआईआईज हैं और जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, वो कैपिटल आउटफ्लो होगा, वो यूएस मार्केट में लगाएंगे, राइट। और उससे डॉलर तो स्ट्रांग हो गई, राइट। तो इंडिया को जब वो अप्रैल में अपनी पॉलिसी रेट्स डिसाइड करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारा का सारा पैसा या मेजोरिटी ऑफ पैसा वहां दूसरे मार्केट में ना चला जाए, राइट। तो इस पे स्टॉक मार्केट पे तो इंपैक्ट नेगेटिव हो ही सकता है, इकोनॉमी एज अ होल जर्नल में भी काफी इंपैक्ट पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी में। जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया कि अमेरिका पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट झेल रहा है और यही वजह है कि फेडरल रिजर्व ने साल के अंत तक पॉलिसी रेट्स में बड़े इजाफे की बात कही है। ये पॉलिसी रेट क्या होते हैं या इनका महंगाई कंट्रोल करने में क्या रोल होता है, देखिए एक्सपर्ट ने क्या कहा। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि हमें कितना पैसा लोगों के हाथ में देना है या उनसे वापस ले लेना है, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और फेडरल फंड्स रेट एक उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं आपस में वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन, ओवरनाइट जिसे कहते हैं, कि वो एक दूसरे से लोन ले सकते हैं, राइट। अब वो लोन लेने का मकसद क्या है, क्यों लेना पड़ता है उनको? तो जब जो जो उनके कस्टमर्स होते हैं बैंक्स के, वो डिपॉजिट करते हैं पैसा बैंक्स में और बैंक इस्तेमाल करता है वो लोन देने के लिए। अच्छा, उसी के साथ साथ कुछ पैसा जमा हो रहा होता है, कुछ विड्रॉ हो रहा होता है ऑन अ डेली बेसिस। इसी तरह लोन का कुछ लोन दिए जा रहे हैं, कुछ लोन का रिपेमेंट हो रहा है। तो ये जो फंड है जो मैंडेटेड है बाय फेडरल और किसी भी सेंट्रल बैंक से कि आपको रखना ही रखना है इतना पैसा, इतना अमाउंट, कुछ परसेंटेज, जो कि यूएस में 0.25% टू 5% की रेंज में है, कि आपको जो भी आपका डिपॉजिट आ रहा है इतना रखना है आपको, तो वो मेंटेन करना मैंडेटरी है। तो जब लोन या विड्रॉवल ज्यादा हो जाते हैं तो ये बैंक्स क्या करते हैं, अपने दूसरे साथी बैंक से, किसी दूसरे कमर्शियल बैंक से एक दिन के लिए वो पैसा उधार ले लेते हैं, सो दैट कि वो आगे इस पैसे को एक्सटेंड कर सके तो कस्टमर्स को। अगर ये रेट बढ़ जाएगा तो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बर्डन बैंक अपने आप तो नहीं लेगा, वो इसको ट्रांसफर करेगा अपने कस्टमर्स पे। होम लोन बढ़ा देगा, रेट बढ़ा देगा, व्हीकल रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट, तो आपको ही ये पैसा बैंक को देना पड़ेगा और आपकी खरीदने की क्षमता फिर कम हो जाएगी। तो उस
और इन्फ्लेशन इस तरह से ही रेगुलेट होगा, कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि होता क्या और करते क्यों है इसको। अच्छा, ये एक और ध्यान रखने वाली बात इसमें खासकर ये है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जिसे कहते हैं, पैसा लोन लेने पर महंगा हो जाए तो बिजनेसेस पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है, क्योंकि ऑयल शॉक है, आप देखें कि जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो अराउंड 100 डॉलर पर बैरल के अराउंड ही फ्लग ऊपर नीचे हो रहा है, विच इज हाई, जो कि बड़ा है, काफी ऊंचाई पर है। तो उसके चलते चीजें महंगी हो रही हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो इन सब चीजों को जो भी हैं वो पेट्रोल और डीजल के दाम से अफेक्टेड होती हैं, राइट। तो अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 2 साल से पेंडेमिक था, लोगों ने बहुत महदूद तरीके से खरीदारी की है, वही चीजें खरीदी हैं जो एसेंशियल है उनके लिए। तो उनके पास भी एक तरह से बफर पैसा अपने उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ है कि पेंडेमिक इस टाइम के दौरान थोड़े बिजनेसेस को खोल दिया गया है, आवाम आना जाना मार्केट में शुरू कर दिया, तो वो पैसा अब इस्तेमाल और होगा खरीदारी करने के लिए, जो कि वो शायद महरूम थे उस टाइम पर। 2 साल उन्होंने खरीदारी नहीं की, कुछ कुछ इंपल्सिव बाइंग भी कर सकते हैं, तो उसकी वजह से फिर से प्रेशर पड़ेगा किस पे, डिमांड पे। और चीजें, क्योंकि बिजनेसेस बंद थे 2 साल, तो वो जो पूर्ति होनी चाहिए इतनी जल्दी नहीं हो सकती, कि किसी भी चीज को बनने में टाइम लगेगा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने। तो आप डिमांड आज कर रहे हैं, उनको बनाने में लगेगा टाइम, तो इन्फ्लेशन फर्दर बढ़ेगा। तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये फैसला लिया गया है। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से रुपये के मुताबिक डॉलर महंगा हो जाएगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई इंडियन शेयर मार्केट्स, बॉन्ड और दूसरी सिक्योरिटीज से पैसा निकालकर अमेरिका के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। यानी इससे हमारे यहाँ शेयर मार्केट्स में सेलिंग होगी और बाजार गिरेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट को चपत लगेगी। लेकिन नुकसान इतना ही नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए फॉरेन फंड लेना मुश्किल होगा, हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इससे महंगाई और बढ़ेगी। ऐसे में आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाएगा और आपके लोन की ईएमआई महंगी हो जाएगी, यानी इसका हमारे ऊपर भी सीधा असर होगा। यही वजह है कि जब दिसंबर में पहली बार फेडरल रिजर्व ने कई स्टेप में ब्याज दरें बढ़ाने की बात कही थी, तभी से स्टॉक मार्केट लगातार गिरते आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस फैसले के बाद शेयर मार्केट्स ने गिरने के बजाय आज जबरदस्त छलांग क्यों लगाई। हमने एक्सपर्ट की राय ली। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक पहला रीजन ये है कि ये चीज ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी थी, क्योंकि लोग वर्ल्ड ओवर, ना सिर्फ यूएस में बल्कि वर्ल्ड ओवर, ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये रेट बढ़ेगा, राइट। पर अभी क्या हुआ, 2 चीजें और हुई हैं। एक, जो पीस टॉक्स चल रही हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग आई है कि हो सकता है कि ये वॉर जल्द खत्म हो जाए। और दूसरा कि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस भी थोड़े गिरे हैं, तो अंडर $100 पर बैरल आ गए हैं, 97 के अराउंड समथिंग। तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है स्टॉक मार्केट्स में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़े हैं गिरने के बजाय। पर ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में ही एक कमोशन का हलचल सी है, तो अभी चीजें उतनी स्टेबलाइज नहीं है, अस्थिर है। अब सुनने में तो आ रहा है कि पीस स्टॉक हो गई है, पर वो कामयाब होगी नहीं होगी, ये यूक्रेन वॉर सिर्फ कितने दिन और चलने वाली है, ज्यादा स्प्रेड करेगी, क्योंकि इसका असर यूरोप की कंट्रीज पे बहुत ज्यादा होने वाला है। और क्योंकि हमने बताया कि सारी कंट्रीज आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटीग्रेटेड हैं, तो सबके सप्लाई चेन पे बहुत असर पड़ेगा, चीजों की आवाजाही पे बहुत असर पड़ेगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा तो उसको कंट्रोल करने के लोग मेजर्स लेंगे। इन्होंने ये फेडरल रेट बढ़ा दिया है। अब मान लीजिए चीजों की कमी हो गई, जैसे मैं बता रहा हूं, सप्लाई चेन डिस्रप्शंस की वजह से, और चीजें महंगी होने लगी, तो अब क्या होगा, एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है,
ऊपर से क्योंकि चीजों की आवाजाही में रुकावट होने की वजह से चीजों की कमी हो गई और इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड ओवर बढ़ रहा है, ठीक है, और खासकर यूएस की बात हम कर रहे हैं, तो उधर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इधर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब इन्फ्लेशन रेट को काउंटर करने के लिए आप तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा कि मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ताकि इन्फ्लेशन कम हो। अब वो आपने उसका जो इफेक्ट है न्यूट्रलाइज कर दिया। अब होता क्या है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता है, वो एक्ट करता है एज अ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। उस काम को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर ऐसा होता है तो, अब प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि नहीं, बट थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, इट्स अ डब, जिसे कहते हैं दो धारी तलवार है ये। तो वो है कि ये इसका नेगेटिव असर भी हो सकता है, और जब होगा तो ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उसके बाद फिर आप और मनी सप्लाई बढ़ाते जाएंगे और इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, और इन्फ्लेशन फिर बढ़ता जाएगा। तो ये बजाय फायदा फायदा देने के लिए लॉन्ग टर्म में, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में तब मार्केट पे असर बहुत नेगेटिव होगा, और आप देखेंगे कि ये जो उछाल अभी आया हुआ है मार्केट्स में, चाहे वो यूएस की हो चाहे इंडिया की हो, ये गिरेंगी। और इसका एक रीजन है कि एफआईआईज भी छोड़ के जाएंगे। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय इकोनॉमी के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। मूडीज ने कहा है कि इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.1% रहेगी। पहले यह अनुमान 9.5% था। इसके पहले भी कई एजेंसियों ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के अपने एस्टिमेट्स में बदलाव किए हैं। कई रिपोर्ट्स में तो ग्लोबल मंदी की आशंका भी जताई गई है। इस डाउनग्रेडिंग के पीछे क्या है? अब मूडीज ने इंडिया की ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड किया है फ्रॉम 9.5% टू आई थिंक 9.1% पे लाए हैं। और उसका रीजन ही यही है कि इंडिया बहुत इंपोर्ट करता है ऑयल, क्रूड ऑयल। खुद तो यहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो वो, और पूरी इकोनॉमी क्योंकि ऑयल और पे बेस्ड है, अगर ऑयल की प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस जाएंगे तो हर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा। तो उसके चलते क्योंकि वो डिपेंडेंट है, और अगर ये स्थिति रही इस वक्त वर्ल्ड में यूक्रेन और रशिया को लेके, और ये अगर बढ़ती है, तो अभी तो कोई इतना बड़ा असर दिख रहा है, पर फिर भी कम है, क्योंकि अभी इंडिया को अलाउड है कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं। लेकिन बाद में अगर ये सिचुएशन और खराब होती है, तो ऑयल के इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और जब आपके पास ऑयल महंगा होगा तो और चीजें भी महंगी होगी, और इसके चलते फिर क्या होगा, वो स्पाइरल इफेक्ट होता है। फिर इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, लोगों की तनख्वाहें उतनी तेजी से बढ़ेंगी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगर आप देखें कि पेंडेमिक वाले भी एक रिपोर्ट आई है जॉबलेस लिस्ट की, वो कहीं और ना बढ़ जाए इस सिचुएशन के चलते जो वर्ल्ड में इस वक्त है। तो उसकी वजह से उन्होंने शायद डाउनग्रेड किया है। पर अगेन क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, और हम जितना प्रोड्यूस करते हैं वो तो हम कंज्यूम कर ही लेते हैं, हमें उसके अलावा भी जरूरत पड़ती है। तो जिसे कहते हैं एक डीकपलिंग इफेक्ट होता है, वो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो देख, टाइम विल टेल, वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो असर जरूर पड़ेगा, भले ही हम कितना भी कंज्यूम कर लें कि उस ग्रोथ रेट को जो न्यूट्रलाइज कर दे, पर नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को, नेगेटिव ग्रोथ इन द सेंस के ग्रोथ में कमी हमें देखने को मिलेगी, जो कि हो सकती थी पहले, अब शायद उतनी ना हो। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डबल डिजिट में बना हुआ है, और मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तो यह 25.5 तक चला गया था। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा केरला में बढ़ा है, जो 47% तक पहुंच गया था। यह रिपोर्ट कितनी चिंताजनक है, इस बारे में भी एक्सपर्ट ने अपनी बात रखी। एक पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट आई है, हालांकि वो फर्स्ट क्वार्टर 21-22 की है, पर उसका असर आगे भी देखने को मिल सकता है। और खासकर जैसा कि आपने कहा कि उसमें 26% ओवरऑल यूथ में, युवा लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है, और उससे भी कहीं ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है महिलाओं में।
और दो स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी केरला, जिसमें ये सबसे ज्यादा पाया गया है महिलाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो एक बात ध्यान रखने वाली है, आगे चल के भी अब बिजनेसेस खुल रहे हैं, हालांकि परिस्थितियां इतनी सही नहीं है, अच्छी नहीं है, आगे भी बार बार हम यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात कर रहे हैं, क्या मोड़ लेती है, क्या होता है। तो उस पस मंजर में हम ये देखना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी या कुछ ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म है, कि इन लोगों को फिर से जॉब मार्केट में लाया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार कुछ स्टेप्स ले और इनको रीइंस्टेट करने की कोशिश करे कि ये फिर से लेबर फोर्स में आए और इनको जॉब मिले। वरना क्या करेंगे, इससे क्या होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी। क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं मिलेगा तो करने को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ में देखना चाहते हैं आने वाले, और हम वैसे एम कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन और इनको जल्दी से जल्द लेबर फोर्स में लाया जाए, इनको नौकरियां दी जाएं, कुछ इंतजाम किए जाएं, ताकि हम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं वो कारगर हो, अमल में आ जाए। और अब चलते चलते मार्केट अपडेट्स। रूस और यूक्रेन में बातचीत खबरों और अमेरिका में ब्याज दरों उम्मीदों के मुताबिक ही रहने से आज शेयर बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखाई गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1047 पॉइंट ऊपर 57,863 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने भी 316 पॉइंट की छलांग लगाई। HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स जैसे ब्लू चिप शेयरों में 3 से 5% तक की तेजी दिखी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी खासी गिरावट झेल चुके बाजारों को रूस के इस बयान से ताकत मिली कि यूक्रेन के साथ उसकी बातचीत चल रही है। इसके साथ ही बाजार फेडरल रिजर्व के फैसले का पहले ही सेट ऑफ कर चुके थे और आज जब उम्मीद के मुताबिक ही फैसला आया तो मार्केट में बाइंग दिखाई गई। तो ये था आज का खर्चा पानी। आज का बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। अगले अंक तक होली की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।